देखिए पिछली क्लास में हम लोग ये सब जान चुके थे कि क्या मार धाड़ के कारण के कुछ कारण हम लोग की शुरुआती बेसिक कारण जान चुके थे। इस क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से जानते हैं कि नहीं, पूरा अच्छे से नहीं, 2-3 कारण पूरा अच्छे से जान लेते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस। ये सब कॉजेस कौन कौन से थे, यानी कॉजेस यानी कारण। ठीक, रिलीजियस यानी धार्मिक मुद्दे, सती प्रथा बंद करवा दी गई थी, काय बंद करवाई गई थी, ये ब्रिटिश से पूछो, हमको नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश खराब, मतलब ये सती प्रथा थोड़ी खराब भी थी। और विधवा विधवा की शादी पे जोर दिया गया था और लोग गुस्सा गए, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अभी तो इसका कानून बन गया कि कर सकती है, लेकिन उस वक्त इन लोग को, मतलब लोगों को इतना नहीं पता था। लोग तो गुस्सा आके बोले कि हम लोग के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या हो जाता था कि किसानों को बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा था, आर्टिसंस और जो कलाकार थे उनको बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा था। और कौन कौन से हो जाते हैं जिनमें जो पॉलिटिकल कॉजेस में क्या होता है, बेरेजरी द्वारा लाया गया जो सहायक संधि था, सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस, उसमें बहुत सारे राज्यों को उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगाया गया और उसी के द्वारा उन्हें कुछ समय बाद अपने में यानी कि ब्रिटिश में हड़प लिया गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति। विलय नीति के द्वारा सतारा, झांसी, संबलपुर, इन जैसे उदयपुर, इन जैसे राज्यों को जोड़ा गया था। बहुत सारे इसमें मदद मिलती है ब्रिटिश को। ठीक, समझ गया। लेकिन अभी की क्लास में अभी हम लोग केवल इतना जानते हैं कि इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज कौन कौन से थे। देखें इकोनॉमिक कॉज कौन कौन से थे, चल ही नहीं रहा, चला कहीं चल उसके बाद। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब पहले वर्ड का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। इकोनॉमिक यानी माला माल यानी रुपया। ठीक, और कॉजेस यानी कारण, जो रुपये से संबंधित कारण, जो अर्थ से संबंधित कारण, या अर्थ यानी रुपये से, उससे संबंधित कारणों को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस। अब मतलब इन कॉजेस में क्या होगा कि सारे कारण जो होंगे वो इसी से मिलते होंगे कि उसमें कुछ जो ब्रिटिश थे वो लूट ही रहे होंगे। वैसे ब्रिटिश यहाँ पे लूटने आए थे और कुछ काम करने नहीं आए थे, यहाँ एकदम लुटेरे थे। ऐसे कोई मतलब व्यापारियों के भेष में पूरे लुटेरे थे, कोई ढंग के काम तो किए नहीं। यहाँ पे आके बस 2-3 तो रेलवे बना दिए होंगे और रोडें बनाई थी, क्योंकि उनका उसमें फ़ायदा हो रहा था, नहीं तो वो ट्रेड करने में उनको दिक्कत होती। उसके अलावा उनको यहाँ से कोई मतलब भी नहीं था। ठीक, पहला देखिए, जो किसान थे उनका टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जो किसान थे उनका जो टैक्स था, लैंड का टैक्स था, उनका टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अलग अलग पॉलिसी द्वारा उनका टैक्स खींचा जाता था, जो कि चैप्टर 3 का पढ़ना है, यानी कि उसमें क्या क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट था, रैयत वाला सिस्टम था, और क्या था वो महालर सिस्टम था। इन सब सिस्टम के द्वारा, ये सिस्टम थे, इन सब के द्वारा टैक्स वसूला जाता था, लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। इंडिगो ज़बरदस्ती उगाते थे, यानी कि जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वो इसी कारण से हुआ था कि किसानों की मर्जी के खिलाफ उनसे नील यानी इंडिगो उगाया जाता था। अगर किसान नहीं उगाते थे तो उनको गिरा के मारा जाता था और लाठियों से बहुत दनादन मारा जाता था, पीठ पे मारा। इधर से किसान उगा रहा है, उधर से अगर उगाना बंद करके धाड़ से लाठी मारता था जमींदार या कोई लाठियाल्स। ठीक, जमींदार का इसमें बहुत रोल था। जमींदार ही सबसे ज़्यादा कारण, जमींदार इसमें बहुत बढ़िया था। जमींदारी सबसे बढ़िया था कि उसका हम लोग के लिए बढ़िया थोड़ी ना था, बढ़िया किसके लिए था, ब्रिटिश के लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि वही लूटने में उनकी मदद करता था। देखिए ऐसे है ब्रिटिश, देखो ये ब्रिटिश है,
ब्रिटिश कहती है जमींदार से जाओ लूटो जाके, तुम्हारा कर्म है लूटना, तुम्हारा धर्म है लूटना। ठीक, फिर जमींदार बकलोल अपने ही देश के लोगों को चला जाता है लूटने, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। बुद्धि होगा ना तब ना करेगा, सबके अंदर बुद्धि होती है, कोई इस्तेमाल करे नया ना करे वो उसके ऊपर होता है। ठीक, इनके अंदर बुद्धि थी, इस्तेमाल करते नहीं थे। जमींदार हमारे अंदर बुद्धि खराब हो रही है, जमींदार की जमींदार की बुद्धि चले जाते थे लूटने। किसको लूटने चले जाते थे? किसानों को लूटने चले जाते थे। और एक और देखिए इसमें क्या था, मान लीजिए टैक्स हो गया, जैसे तुमने 10,000 रुपये कमाए, उसमें से 5,000 रुपया टैक्स। अब 5,000 मान लीजिए तुमने एक और नहीं कमाए, तो 5,000 रुपया क्या खाक दोगे? दे ही नहीं पाओगे। जाओगे उधार लेने जाओगे सेठ जी के पास, सेठ जी तबारोगे बादाम, बोलोगे सेठ जी 10,000 रुपया दे दो। सेठ जी तो घुसिया के बोलेंगे अभी नहीं देंगे, तुम दोबारा बोलना सेठ जी दे दीजिए, वो 5,000 रुपया मिल जाएंगे। अब मान लो ब्रिटिश ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तो जो सेठ जी यानी मनी लेंडर हैं, मनी यानी कि रुपया, और लेंडर यानी देने वाले, जो रुपया देने वाले हैं वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं तुमने कहा था कल दे देंगे, तुमने दिया क्यों नहीं, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक, ऐसा वो सेठ जी कहते थे। किसानों का जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इनको यानी नील उगाते थे, उनसे ज़बरदस्ती उगवाते थे। नील अगला का और का पॉइंट था कि अगर मान लीजिए वो टैक्स नहीं दे पाए, जो किसान थे अगर मान लीजिए टैक्स नहीं दे पाए, तो उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी। हड़पता कौन था? यही गोरे लंगूर यानी ब्रिटिश हड़प लेते थे। और ये हड़पते थे, उस पर क्या बनाते होंगे? फोर्ट बनाते होंगे, बिल्डिंग बनाते होंगे, और जो उनको बनाना होगा वही बनाते होंगे। ठीक, अगला पॉइंट जो है वो है आर्टिसन और क्राफ्टमैन के बारे में। आर्टिसन और क्राफ्टमैन मतलब कलाकार। ठीक, ये इन सब का क्या था, ये लोग जो सामान बनाते थे वो जाके अपना खुद का सामान बाय हैंड, अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ सामान जाके मार्केट में बेच देते थे। और मार्केट में इसके अलावा कुछ तो बिकता नहीं था, क्योंकि मशीनें इंडिया में पहले थी नहीं। तो जो आर्टिसन यानी कलाकार थे, आर्टिसन और क्राफ्टमैन, वो जाके अपना खुद का बनाया हुआ सामान जाके मेहनत और लगन से खून पसीना एक करके सामान बनाया गया, और उसको कहाँ बेच दिया गया? मार्केट में बेच दिया गया। पहले तो इन लोग को बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब ब्रिटिश आई तब क्या हुआ, देखो ब्रिटेन में क्या हो गया था, यानी यूरोप में हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इतना भी जानने के लेकिन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? जब मशीनों द्वारा काम कराना चालू हो गया था, वहाँ पे इंसानों को ज़्यादा काम नहीं था, मशीनें ही काम कर देती थी, तो इंसानों को क्या मतलब उससे। अब तुमको कोई फ़ोटो निकलवानी है, अब मान लो तुमको एक गधे की फ़ोटो निकलवानी है, और तुम गधा बनाओगे बैठे बैठे, दांत बना रहे भाई के, ठीक, या फिर जाके प्रिंटर से निकलवा लो, जाके प्रिंटर से निकलवाओगे। उस वक्त ऐसा ही हो रहा था। जो कलाकार थे वो अपना काम खुद अपने हाथ से करते थे। इनके यहाँ मतलब भारत में टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं है जिससे, तो भाई वहाँ मशीनें बन गई थी, ब्रिटेन में मशीनें बन गई थी, और वहाँ से जो सामान आता था वो भारत में सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था। अब इसको ध्यान से समझिए, ब्रिटिश में जो सामान बना उसको भारत में धड़ाधड़ बेच दिया जा रहा है, और वहाँ से जो कलाकार थे उनका सामान कौन खरीदता था? कोई नहीं खरीदता था, लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि उनका सामान उस सस्ते सामान के आगे बहुत महंगा दिखता था, क्योंकि उनने अपने खुद से बनाया है। और वहाँ पे तो कुछ मशीन से बन गया झट से, यहाँ रेडी टू एकदम फास्ट फूड की तरह, ऐसे बर्गर बनाइए ठू क्या बन गया पूरा, समझ गए। उसी तरह इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश थे वो अपना सामान यहाँ पे सस्ते पे बेच रहे थे, और यहाँ पे जो कलाकार थे उनका सामान यहाँ बिक नहीं रहा था। बेचारे ये लोग परेशान होने लगे। और इनका सामान खरीदता कौन था आखिर में? इनका सामान खरीदते थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश जाके कहाँ बेचेंगे? अपने देश में। मान लीजिए देश अपना देश है, ठीक, और ये कहाँ? ब्रिटिश। यहाँ से जो सामान बना मशीनों में वो कहाँ आ गया? भारत में आ गया, सस्ते दाम पे भारत में आया।
अब भारत में तो पहले से कौन बेच रहा था, कलाकार लोग अपना सामान बेच रहे थे। अब उनने अपने हाथों से बनाए हैं तो उनका सामान उनके लिए महंगा, मतलब अब तुमने बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई है तो तुम क्या एकदम 2 रुपये में बेच दोगे क्या, थोड़ा उसकी बढ़िया दाम रखोगे। तो इन लोग ये लोग बढ़िया दाम रखते थे, लेकिन यहाँ का जो सामान था वो सस्ता था, तो यहाँ पे सस्ता सामान खरीदा जाता था। इंडिया में सस्ता सामान ही तो खरीदा जाता है, अगर 200 रुपये की चीज़ हो उसमें भी कम करवा लिया जाता है, मतलब कि 150 रुपया देंगे, समझिए। और जो यहाँ का सामान कलाकार बनाते थे उसको खरीद लेते थे यहाँ के गोरे लंगूर, यहाँ के ब्रिटिश, यहाँ के ब्रिटिश खरीद के कहाँ बेच देते थे, अपने देश में, ठीक, अपने देश में बेच देते थे, यानी कि ब्रिटेन में बेच देते थे। और यहाँ पे कैसे बेचते थे, महंगे दाम पे, यानी फायदा इन लोग का ही हो रहा, हर जगह से इसका फायदा हो रहा था। अब यहाँ पे जो सामान बना वो भारत में सस्ते दाम पे बेच दिया गया, जो यहाँ कलाकारों ने खरीदा बेचने के लिए रखा था महंगे दाम पे, उसको ब्रिटिश यहाँ पे सस्ते दाम पे खरीद लेती थी, क्योंकि अब तो कोई चारा भी नहीं बचा इन लोग के पास, कलाकारों के पास, कि बेचे कि ना बेचे, आप सस्ते दाम पे खरीदा ले जाओ, ठीक, ब्रिटिश से बोलते ले जाओ सस्ते दाम पे। अब ब्रिटिश को सस्ते दाम पे दे दिया, ब्रिटिश चंद यहाँ आके बेच देगी महंगे दाम से, इधर महंगे दाम का फायदा हो रहा है, इधर सस्ते दाम का भी फायदा हो रहा, क्योंकि मशीनों में तो ज़्यादा मेहनत लगती नहीं बनाने में, यही कुछ दूसरा कारण था। कलाकारों का यहाँ पे दमन यानी पतन होने लगा, यहाँ पे देश में उनका सामान बिक नहीं पा रहा था, वो लोग बेचारे इधर उधर भटकने लगे, समझ गए। अब अगला देखो क्या था, अगला था, इसको पहले समझ लेते हैं। भारत में जब ब्रिटिश आए नहीं थे तो यहाँ पे शासन किसका चल रहा था, यहाँ पे शासन चल रहा था सिराजुद्दौला का। हाँ ठीक, जब भारत में ब्रिटिश नहीं आए थे तो यहाँ पे शासन चल रहा था, किसका चल रहा था, भारतीय राजाओं का चल रहा था और नवाबों का चल रहा था। अब नवाबों के अपने मंत्री थे, राजाओं के अपने मंत्री थे, और जो ब्रिटेन वाले आए थे उनके अपने मंत्री थे। अब ब्रिटेन वालों के मंत्री गोरे लंगूर उन्हीं की तरह होंगे, एकदम सीरियसली बोल रहा, और जो यहाँ के होंगे यानी कि जो भारतीय नेता मंत्री थे वो यहाँ के अपने तरीके से रहते होंगे, उनका यहाँ का जानने का लिए होता होगा, ठीक। अब जो यहाँ के राजा थे जब उनको हरा, जैसे ये भारत है, ठीक, और यहाँ बंगाल है, बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था, और यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद उसको भगा दिया गया और मारा गया, सिराजुद्दौला वहीं पे मारा गया। तो यहाँ के जो मंत्री थे अब उनके पास तो अब तो वो मंत्री तब तक रहेगा जब तक राजा रहेगा, अब मंत्री राजा खत्म तो मंत्री भी इधर उधर भटकने लगे, उनके घर द्वार रोटी खाने के रुपया नहीं बचे, बेचारे वो भी 1857 की क्रांति के बाद बन गए, समझ गए, क्योंकि उन लोग के पास भी कुछ रुपया वैसा नहीं बचा। अब वो खुद अपना कहीं कुछ बेच देते होंगे, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, तभी उनका कोई ठेकेदारी में कुछ सामान कर रहे होंगे, तभी उनका सब कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। जैसे कोई लड़का क्लास में पढ़ता है, बहुत एकदम चापलूस 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका टीचर बहुत एकदम खुश रहता है, जब कोई उसकी चापलूसी करता है तो बहुत एकदम खुश हो जाता है। मान लीजिए उस क्लास में तो उसका काम हो गया चापलूसी से, अगले साल गया 9th में, 9th वाला टीचर कुछ ना सुनता हो, बोले कि सर आप शाहरुख खान लग रहे हो, सर बोले शाहरुख खान बाद में काम किए कि नहीं किए, नहीं किए, बस तोड़ दिया जाएगा। उसी तरह मंत्री में भी था, जब शासन चल रहा था राजाओं का तब यहाँ पे मस्त इन लोग की ज़िंदगी चल रही। जैसे ब्रिटेन वाले आए तो इनको भगा दिया, क्योंकि ब्रिटेन वालों का इनसे क्या काम था, वो तो अपने व्यापार करने आए थे, इनसे क्या मतलब था। और 2-3 नेता रखे होंगे भारतीय थोड़ा जानने के लिए, बाकी सब नेता तो इधर भी भटक रहे थे, एक कारण ये हो गया। और जितना भी रुपये ये लोग ले रहे थे ये कहाँ बेचे दे रहे थे, जितना भी यहाँ से माल खींच रहे थे वो बेच रहे थे अपने देश ब्रिटेन में। पहला कारण किसानों का शोषण हो रहा था, दूसरा कारण कि आर्टिसन यानी कलाकारों का सामान बिक नहीं रहा था, तीसरा कारण कि यहाँ पे जो पहले से मंत्री थे उनका भी घर द्वार सब खत्म हो गया, क्योंकि राजाएं देखो, राजा जो थे वो या तो मार दिए गए या तो जेल में बंद कर दिए गए या तो उनको पेंशन मिलने लगी। लेकिन मंत्रियों का क्या, मंत्री तो बेचारे भटकने लगे, उनका तो हर जगह
भटकने लगते हैं ना, कोई घर नहीं होता उनका, किसी भी जगह का कोई मंदिर नहीं होता, किसी की तरफ का कोई मंदिर नहीं होता, सब लोग मंदिर का समझ गए। इकोनॉमिक कॉजेज हमने तुमको 3 बता दिए, ठीक। कौन कौन से? किसान, आर्टिसन और शासन के मंत्रियों वाला। किसान, आर्टिसन, मंत्री जितना रुपए लेते थे वो फीस देते थे, कहाँ बेच देते थे? बेच देते थे अपने गोरे लंगूरों के देश में, यानी ब्रिटेन में। अब अगले कारण जो है वो इकोनॉमिक कॉजेज नहीं है, वो है पॉलिटिकल कॉजेज। देखो पॉलिटिकल है तो उसका मतलब क्या होगा? राज तंत्र से संबंधित कुछ होगा, ठीक। यानी कि जो भारत में राज हो रहा था उनके राजा थे, यहाँ के राजा वहाँ के राजा मार धाड़ भयंकर कैसे राज्य ब्रिटिश में मिला दिए गए, कैसे उनको फालतू में मिला गया। अवध को ऐसे मिलाया गया था, पता है आप लोग को? 1801 में अवध को कहा गया था, नहीं हाँ 1801 में लॉर्ड डलहौजी जो था उसने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ के नवाब अच्छे से राज कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग को मजबूरन अवध को लेना पड़ेगा, अवध को अपने में मिलाना पड़ेगा, नहीं तो अवध अपना बेचारा खराब है, गरीबी के राह पे चला जाएगा। वहाँ की जनता बोली जाए चिट्टा कहेंगे इतना बढ़िया तुम्हारे जैसे, तुम तो यहाँ खाली व्यापार करने आए हो, लुटेरे हो व्यापारियों की भेष में, हमको बताओगे? डलहौजी बोला तुमको क्या पता, हम ऐसे तो नहीं कि बनने चलने बन गए हैं। अवध को भी मिला लिया, अवध को तो ऐसे मिला लिया गया था, इससे देखिए ये अवध इधर है। अवध को बोला गया कि आपका शासक जो है वो सही से राज नहीं कर पा रहा, यहाँ की जनता पहले से बहुत खुश थी अपने नवाब से, बस अवध को मिला लिया, कहा कि आपका शासक सही से नहीं राज कर पा रहा, तो हम लोग का मजबूरन उसको लेना पड़ेगा भैया, नहीं तो खराब हो जाएगा ना, देश अच्छा नहीं लगता ना। डलहौजी ने उसको भी मिलवा लिया। किसने मिलवा लिया? लॉर्ड डलहौजी, समझ गए? देखो उसका पहला कारण क्या था, जो आपने पढ़ी होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी विलय नीति। ये विलय नीति थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि देखिए, जिस शासक का खुद का पुत्र नहीं होता था उसका राज जो था, जो उसका राज था वो ब्रिटिश के हाथों में चला जाता था, समझ गए? जैसे मान लो एक राजा का लड़का है, अगर वो लड़का मर गया किसी कारणवश, तो उसका जो राज्य होगा वो किसके पास चला जाएगा? गोरे लंगूरों के पास। जो अब मान लीजिए कोई राजा है, उसने कोई लड़का गोद ले लिया, तब भी उसका राज जो है वो ब्रिटिश के हाथों चला जाएगा। ब्रिटिश कहेगी कि तुम्हारा खुद का लड़का नहीं है, ये तुमने अडॉप्ट किया है, यानी तुमने इसको गोद लिया, समझ गए? इसमें ये होता था कि किसी राजा के कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो उसका शासन होगा वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। नहीं, कभी कभी क्या करते थे ब्रिटिश लोग, लड़का मार देते थे। लड़का जो उनका होता था राजा का असली, उसको मार डालते थे, कहते अब तो लड़का ही नहीं, अब मेरे में इसको शामिल करो, ठीक। और कभी कभी पत्नी को मार डालते थे, ये तो खचरे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये 1857 का टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो टॉपिक है जब ब्रिटिश यहाँ पे आई और कैसे उसने शासन फैलाया, वो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, उसको उसमें देखेंगे। समझ गए? डॉक्ट्रिन ऑफ ये थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये थी। इसमें कुछ राज्यों को मिलाया गया, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी और संभलपुर।
समझ गए। सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर। 7 नाग जान संभाल के चल, तुमको 7 नाग काट लेंगे। ट्रिक बन गई ऐसे। अरे ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक याद रखनी तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना तो संभाल के चल। देखो 7 नाग, 7 नाग, 7 नाग से जान संभाल के चल। क्या हो गया? 7 नाग से जान संभाल के चल, यानी 7 नागों से संभाल के चल। ठीक, फिर जान संभाल के चल यानी बच के चल। 7 यानी एस 7 से सतारा, नाग से नागपुर, जान से यानी जान से झांसी, संबलपुर संभाल से। ठीक, संभालपुर झांसी, मतलब झांसी नहीं, वो क्या नाम है, झारखंड के आसपास है। और जो झांसी है वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बीच में है। नागपुर महाराष्ट्र साइड में है, और सतारा जो है वो भी वहीं साइड में है, उसी साइड में है। समझ गए? सतारा, 7 नाग से जान बचा के चल, मतलब जान संभाल के चल। 7 यानी सतारा, नागपुर, उसके बाद संभालपुर और झांसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इन चारों ये जो 4 थे ये मुख्य थे, और बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया था, जैसे उदयपुर और बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया था। ठीक, देखिए अगला होता है सब्सिडियरी अलायंस। मतलब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो बता दिया कि क्या होता है, इसका जिस शासन का उत्तराधिकारी नहीं है उसका जो शासन होगा, जिसका जो राज्य होगा वो किसके हाथ में चला जाएगा? ब्रिटिश के हाथ में। अवध को कैसे मिलाया गया था? अवध को मिलाया गया था कि उसको कहा गया था कि तुम अच्छे राज्य में, मतलब जो तुम्हारी जो शासन तुम्हारे पर कर रहा है, जो राजा है तुम्हारा, वो अच्छा नहीं है, वो तुम पे राज नहीं कर पा रहा, हमको दे दो, हम बढ़िया कर लेंगे। ऐसे कोई बेवकूफ़ बनाता है? वैसे जैसे विंडो सीट कोई बक्स पे लेना, तुम भैया उड़ जाओगे विंडो सीट से उड़ जाओगे, हमको दे दो विंडो सीट। बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती है। ठीक, जैसे इसमें अवध में हुआ था, उसको भी ऐसे ही ले लिया गया, यानी हड़प लिया गया भारत में। एक कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा कारण अवध, तीसरा कारण सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता था कि ये थोप दी जाती थी, जहाँ लगाना है चिपका दो जाके, किसी राज्य पे लगाना है लगा दो। सब्सिडियरी अलायंस में क्या हुआ था कि अगर ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ेगी तो जो भारत के होंगे, भारत राज्य होंगे, उसकी मदद करेंगे। किसी भी अन्य पावर से, किसी भी बाहरी ताकत से वो मदद नहीं ले सकते, किसी बाहरी ताकत से वो मदद नहीं ले सकते ब्रिटिश को हराने के लिए। उनके अंडर में काम करेंगे, कोई भी उनसे ज़्यादा नौटंकी नहीं कर सकता, एकदम चुपचाप रहने का। ठीक, सब्सिडियरी अलायंस। और राजाओं के दरबार में हर वक्त कोई ना कोई ब्रिटिश का रेसिडेंट रहता ही था, यानी उसका कोई रहने वाला, कोई सिटीजन, यानी उसके काम करने वाला रहता था, यानी ब्रिटिश के लिए काम करने वाला हर एक दरबार में रहता था। ठीक, यानी कि जो राज्य थे भारतीय, उनका यहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई, यहाँ पे कोई भी आज़ादी उनके लिए नहीं रह गई। तो ये लोग बहुत गुस्साने लगे, अंदर बोले कि राजा तो भाई नाम के रह गए हम। ठीक, सब्सिडियरी अलायंस ये लाया कौन था? लॉर्ड वेलेजली लाया था इसको। ठीक, इसमें ये होता था कि भारतीय राजाओं की इसमें स्वतंत्रता छीन गई थी पूरी तरह से। ठीक, तो भारतीय राजा थे वो बहुत गुस्सा आ गए। अगला पॉइंट, जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए लड़के थे। अब पेशवा बाजीराव को पेंशन मिलती थी। जब पेशवा बाजीराव हो गया उनका शासन, अब आए नाना साहब, उनके पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र। उनने बोला हमें भी लाओ। ब्रिटिश बोली हम कहे थे, तुम तो गोद लिए हुए बच्चे हो, तुम तो असली उनके पुत्र हो नहीं। तो नाना साहब गुस्सा आया, बोला कि अच्छा पुत्र नहीं है, तुमको बताते हैं 1857 में आने दो, 1857। ठीक, अगला कारण क्या हो गया? नाना साहब को पेंशन नहीं मिल रही। अगला कारण हो गया नाना साहब पेंशन नहीं मिली।
अगला क्या हो गया, अगला हो गया कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने कह दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी यहाँ का कोई भी मुगल यहाँ का शासक नहीं रहेगा। आखिरी मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक, उसके बाद जो भी कोई वहाँ का शासक मतलब जो मुगल एम्परर मुगल का होगा वो रेड फोर्ट यानी उस वैसे मुगल में इसको भगा दिया गया था, बहादुर शाह जफर को म्यांमार में रंगून भगा दिया गया था। लेकिन ये भी पहले ही कह दिया गया था कि आखिरी मुगल शासक जो होगा वो कौन होगा? बहादुर शाह जफर। और कोई नहीं। उसके बाद मुगलों का भी शासन खत्म हो गया। पूरे भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश का। यही शासन किसमें खत्म होने वाला था? 1857 की क्रांति में शासन खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। वो भी इसके ये कारण जो खत्म नहीं हो पाए वो आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। एक पहला कारण क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा बहुत सारे राज्यों को मिला लिया। कैसे? 7 नाग से जान बचा संभाल के चले, यानी 7 सतारा, नागपुर, संभालपुर और झांसी। समझ गए? उदयपुर भी था, इस पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्या हो गया? अवध को कैसे मिला लिया गया? अवध को मतलब बेवकूफ़ी करके मिला लिया गया, एकदम गधा, मतलब वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के मिला लिया गया। अगला क्या हो गया? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या हो जाता था? सब्सिडरी अलायंस में ये होता था कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो भारतीय राज्यों में थोप दी जाती थी। उनसे कहा गया कि तुमको ये करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उनके दरबार में, भारतीय राज्यों के दरबार में हर वक्त एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था। मतलब कि भारतीय शासक जो थे वो अभी के फिलहाल यानी सब्सिडरी अलायंस के समय पूरी तरह से ब्रिटिश के गुलाम बन के रह गए थे, और बाद में परेशान होकर ब्रिटिश जो थी मतलब जो भारतीय शासक थे वो ब्रिटिश को अपना शासन दे देते थे, अपना राज्य दे देते थे। अगला नाना साहब को पेंशन मिलना बंद हो गए, वो भी गुस्से आ गए। ठीक, अगला पॉइंट, बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल शासक घोषित कर दिया गया। ठीक, जो ये सब थे। अभी फिलहाल इनके अंदर शक्ति अभी नहीं थी। अभी शक्ति कहाँ थी? जब शक्ति सेना में लाएंगे तब आएगी शक्ति। वैसे इंसानों के अंदर शक्ति होती है हमेशा एक परसेंट। उस शक्ति को अगर जगा लेते हैं इंसान, अगर मनुष्य अपनी विद्यमान शक्ति जो उसके बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है उसको जगा लेता है तो उसको सफलता का मार्ग मिल जाता है। उसके लक्ष्य के आगे और उसके बीच में कोई भी नहीं रह पाता अगर उसको अपनी शक्ति का पता चल जाता है। शक्ति का पता कहाँ इतिहास नहीं चलता है कि मेहनत करनी पड़ती है शक्ति का पता लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।